दोस्तों इन दिनों चीन के ह्वांगजू शहर में एशियन गेम्स चल रहा है। तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि एशियन गेम्स की शुरुआत कैसे हुई और क्या एशियन गेम्स का वही स्टेचर है जो ओलंपिक्स का है। बाकी कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों में भी इस तरह के गेम्स होते हैं, लेकिन एशियन गेम्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सिर्फ एशियन गेम्स को इतना सीरियसली लेती है और इंडिया का एशियन गेम्स में क्या योगदान है, आइए इस पर कुछ रोशनी डालते हैं। दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से लेकर 1945 तक 6 साल तक चला, जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद एशिया के अधिकांश देश आजाद मुल्क बन चुके थे। अब वे देश खुद अपना निर्णय लेने में सक्षम थे। ऐसे में एक भारतीय जिनका नाम था गुरुदत्त सोढ़ी, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसमें उन्होंने कहा कि एशियन ममालिकों को मिलकर एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि एशियाई देशों में आपसी भाईचारे को विकसित किया जा सके और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा मिल सके। अब दोस्तों आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ये गुरुदत्त सोढ़ी जी कौन थे। तो दोस्तों गुरुदत्त सोढ़ी पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुए थे और स्कूली शिक्षा लेने के बाद वे उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कई खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। जब वे स्वदेश लौटे तो उस वक्त हिंदुस्तान में आज़ादी को लेकर बड़े धरना प्रदर्शन हो रहे थे और फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान आज़ाद भी हो गया। तो उनके लिए देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक सुनहरा मौका था। लिहाजा उन्होंने एशिया के बाकी देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनको एशियन गेम्स के लिए राजी किया। उनकी यह मेहनत रंग लाई और 1951 में पहला एशियन गेम्स का आयोजन दिल्ली में हुआ। इंडिया के लिए यह बड़े फक्र और सम्मान की बात थी क्योंकि आज़ादी मिले अभी कुछ ही वर्ष हुए थे। ऐसे में इतने बड़े खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना कोई आसान बात नहीं था। और दोस्तों पहले एशियाई खेलों में जापान 24 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर था और 15 गोल्ड मेडल के साथ इंडिया दूसरे नंबर पर। अब हैरानी की बात यह है कि मेडल टैली में चीन का कोई भी नामो निशान नहीं था। 3 कांस्य पदक के साथ बर्मा 8वें नंबर पर था। तो दोस्तों यह गुरुदत्त सोढ़ी ही थे जिनकी वजह से एशियन गेम्स का सपना पूरा हुआ और तत्कालीन भारत सरकार की भी हिम्मत देखिए। इंडिया को अभी अभी आज़ादी मिली थी। घनघोर आर्थिक तंगहाली से जूझ रही भारत सरकार ने किन हालातों में यह एशियन गेम्स का सफल आयोजन किया होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एशियन गेम्स की दास्तान कि एशियन गेम्स कब, कहां और कैसे शुरू हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं 3 देशों की जिनके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वो देश हैं इजराइल, तुर्की और रूस। सबसे पहले बात करते हैं रूस की। क्यों रूस एशियन गेम्स में भाग नहीं लेता? वो इसलिए कि करीब 75% रूस की आबादी यूरोप वाले भाग में रहती है। मतलब डेमोग्राफिकली और कल्चरली यह यूरोपियन देश है, लेकिन हम अगर इसके ज्योग्राफिकल लैंडस्केप पर नजर डालें तो इसका अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है। दोस्तों रूस इससे पहले यूएसएसआर था जिसमें कई देश शामिल थे, मसलन सेंट्रल एशिया के देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। जबकि बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन देशों को भी यूएसएसआर ने अपने में मिलाया था। इसमें है यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, बेलारूस वगैरह। अब क्योंकि रूस ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हिस्सा नहीं है बल्कि वह यूरोपियन ओलंपिक कमेटी का मेंबर है, जिसकी वजह से रूस एशियन गेम्स में शामिल नहीं हो सकता। ऐसा ही तुर्की के साथ भी है। हालांकि तुर्की का अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, लेकिन उनका बहुत छोटा भाग यूरोप में स्थित है। बावजूद इसके तुर्की अपने आप को यूरोपियन कहलाना पसंद करते हैं। हो सकता है यूरोपियन कहलाने से वे अपने आप को बाकी लोगों के मुकाबले सुपीरियर समझते हों। अब दोस्तों एक और देश है यहूदियों का देश, इजराइल। जब 1948 में इजराइल देश बना तो उस वक्त उनकी एक ही तमन्ना रहती थी, वो ये है कि बाकी देश उनको मान्यता दे, उनको रिकॉग्निशन दे। एक नया देश बनने के बाद उन्होंने एशियन गेम्स फेडरेशन से संपर्क किया और उनको मान्यता मिल गई। वो इसलिए क्योंकि 14 मई 1948 को नया देश बनते ही अमेरिका ने उनको मान्यता दे दी थी। तो ऐसे में एशियन गेम्स फेडरेशन को लगा कि जब एक सुपर पावर ने इजराइल को मान्यता दे दी है तो ऐसे में हमें भी उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इस तरह इजराइल एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए एलिजिबल हो गया। अब 1954 से लेकर 1974 तक यानी 20 साल तक इजराइल एशियन गेम्स में भाग लेते रहा, लेकिन बाद में अरब देशों से विवाद के चलते उन्हें एशियन गेम्स फेडरेशन से निकाल दिया गया। इसके बाद कई सालों तक इजराइल न इधर का रहा न उधर का। आखिर 1994 में यूरोपियन ओलंपिक कमेटी ने इन्हें अपने में शामिल किया। अब इजराइल यूरोपियन गेम्स में लगातार हिस्सा लेती है। दोस्तों एक अहम सवाल यहां पर और बनता है, वो ये कि आखिर एशियन गेम्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस खेल को इतना सीरियसली क्यों लेती है? इसे जानने से पहले बात करते हैं एशियन गेम्स की तरह वो कौन से अन्य खेल हैं जो अंतर महाद्वीपीय खेल हैं और उनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त है।
इसमें आता है पैन अमेरिकन गेम्स, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देशों के एथलीट भाग लेते हैं। लेकिन इसमें अमेरिका अपनी बी टीम भेजती है और लैटिन अमेरिका के जो टॉप एथलीट हैं वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेते। तो जब बड़े-बड़े एथलीट किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हों, तो उस प्रतियोगिता का फीका होना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के देश या ममालिकों के बीच भी एक प्रतियोगिता होती है जिसे हम यूरोपियन गेम्स कहते हैं। लेकिन यूरोपियन गेम्स को खुद यूरोपीय देश सीरियसली नहीं लेते। वहां बाकी प्रतियोगिताओं पर ज्यादा फोकस रहता है, जैसे यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि ट्रैक एंड फील्ड की एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता है और यूरोप के सारे बड़े-बड़े एथलीट इसमें हिस्सा लेते हैं। ऐसा ही अफ्रीकन गेम्स का भी है, वहां प्रतियोगिता कराने को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी देश इस प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए वहां भी जो अफ्रीकन गेम्स है उसका बुरा हाल है। ऐसे में एक ही प्रतियोगिता बचती है, वो है एशियन गेम्स, जो कि 1951 से लगातार चल रहा है और यहाँ चीन, भारत, जापान और कोरिया जैसे बड़े-बड़े देश हैं, जो न सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्न हैं, बल्कि खेलों में भी सुपर पावर है। इसलिए एशियन गेम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब दोस्तों, कुछ स्पोर्टिंग इवेंट ऐसे हैं जिनमें एशियन गेम्स में मेडल लाना बहुत ही टफ है, जबकि उसी स्पोर्टिंग इवेंट में आप ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं, जैसे आर्चरी है, शूटिंग है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस। इन स्पर्धाओं में एशियन गेम्स में मेडल जीतना बहुत ही कठिन है। तो दोस्तों, ये थी एशियन गेम्स की दास्तान। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।